नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरआरबी जेई के सीबीटी 2 की क्लास में। इस सीरीज में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा आरआरबी जेई जो सीबीटी 2 में आता है। जनरल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री तथा कंप्यूटर, इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 50 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा क्वेश्चन आंसर के रूप में। अतः आप लोग यदि आरआरबी जेई का फॉर्म भरे हैं तो इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। एग्ज़ाम तक आते आते बहुत ज़्यादा आप लोगों को यह सीरीज बेनिफिशियल साबित करेगी। जो मैं आप लोगों को यह सेट कराऊंगा, आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन इतना सॉल्व करा दूंगा कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फंसने की संभावना होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 में पैटर्न और कौन कितने मार्क्स का आता है। तो जैसे कि हम लोग केवल जनरल अवेयरनेस देखेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर और जो इन्वायरमेंट है। हम लोग टेक्निकल आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, यानी टेक्निकल आप लोगों को सॉल्व नहीं कराया जाएगा। आप लोग जहाँ से या अपने आप से टेक्निकल पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन इसी के आप लोगों को टॉप 50 MCQ इस सीरीज में डिलीवर किया जाएगा। देख लीजिए एक बार। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, यह सीबीटी 2 यानी स्टेज 2 है, इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर का आता है। तो 15 नंबर का आता है और इसका जो मार्क्स होता है 1 नंबर के ही होता है, यानी जो टोटल मार्क्स हो जाएगा तो 15 नंबर का आ जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, देख लीजिए इसमें बायो नहीं है, तो इसलिए बायो आप लोगों को इस सीरीज में कहीं पर मिलेगा नहीं, अतः बायो नहीं सॉल्व कराया जाएगा। हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है कहीं न कहीं, तो आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व करिए। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें 15 नंबर का आता है, तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन मिलेगा इस सीरीज में। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर यानी 10 मार्क्स का आता है, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को इस सीरीज में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है यह भी आता है 10 नंबर का, तो इस सीरीज में आप लोगों को 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट को भी मिलेंगे। तो जब आप लोग इसे ऐड करेंगे तो 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस सीरीज में आप लोगों को हाँ, डेली हो सकता है कि ना प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सीबीटी 1 है इसके लिए भी आरआरबी के लिए वो सभी एग्जामों के लिए जो साइंस क्वेश्चन है टॉप 25 जो डेली मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसे ये हो सकता है 1-2 दिन बाद आए, पर आएगी ज़रूर। जब तक एग्ज़ाम होगा हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोगों को हेल्पफुल करेगी। तो आप लोग समझ लीजिए कि जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा 15 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का 15 क्वेश्चन और साथ ही साथ कंप्यूटर का आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन रहेगा जनरल यानी जीके का और फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो गिर वन है, यह आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो गिर वन है यह आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो यह है गुजरात में। तो गुजरात में गिर वन है, यह एशियाई जो लायन है यानी एशियाटिक जो लायन है इसके लिए फेमस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स, यह किससे संबंधित है आपको बताना है। वाहनों से प्रदूषण से, औद्योगिक जो प्रदूषण है, या जल प्रदूषण से, या मिट्टी का जो प्रदूषण है यानी सॉइल पॉल्यूशन से। तो भारत स्टेज जो उत्सर्जन मानक है यह संबंधित है वाहनों से जो प्रदूषण होता है इसी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल, यानी जो व्हीकल के कारण जो प्रदूषण होता है यहीं से रिलेट होता है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक। तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक
यह रिलेटेड है वाहनों से प्रदूषण जो होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह आपको बताना है कि कैसा होता है। तो देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार होता है कि प्रत्येक ऊंचे पोषण जो स्तर के साथ जो ऊर्जा होती है यह घटती चली जाती है। जैसे कि प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट यानी उत्पादन में 100% है तो जो प्राथमिक में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लगभग इसका 10% कम हो जाएगा। मान लीजिए 19, अगर इसमें 100 है तो इसमें आ जाएगा 19। उसके बाद जो सेकेंड जो मान लीजिए प्राइमरी उपभोक्ता था, सेकेंड जो उपभोक्ता होगा तो इसमें 10% और कम आ जाएगा। मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट 80 आ गया। उसके बाद जो फाइनल आ जाएगा या थर्ड आ जाएगा इसमें 70, यानी कहीं ना कहीं जो है 10% की लॉस होती चली जाएगी। इसे जो है लिंडमैन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उन्हीं ने जो है इसे जो है दिया था ऊर्जा का प्रवाह। तो आप लोगों को सिंपल ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसमें जो है विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो प्रत्येक ऊंचे पोषण स्तर के साथ जो है मतलब कि घटता चलता जाता है, यानी गीते गीते कम होता चला जाएगा। तो प्रत्येक ऊंचे पोषण स्तर के साथ यह घटता है, न कि बढ़ता है। यानी सबसे अधिक आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि सबसे अधिक अगर ऊर्जा है तो कहाँ पे होगा, तो प्राइमरी में होगा। सॉरी, पहले उत्पादक होगा, यानी उत्पादक में सबसे अधिक होगा। उसके बाद जो है प्राइमरी में होगा, उसके बाद जो है सेकेंडरी में होगा, उसके बाद जो है टर्सरी में होगा। यानी जो जैसे जैसे यदि आप लोग जो है स्तर बढ़ाते चले जाएंगे उसमें जो है ऊर्जा का जो है स्तर यह भी घटता चला जाएगा। तो आप लोगों को इसे सिंपल याद रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, इसलिए इसे जो है लिंडमैन का नियम भी कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो आई थिंक सभी को पता होगा, यह जो है 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था, आपको बताना है। तो यह दिया गया था जो डिप्थीरिया है इसी के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक जो है शोर कर सकती है, लेकिन अक्सर जो है निम्न आकृति ध्वनि का उपयोग करते हैं जो जमीन के माध्यम से चलती है, उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है। एलिफेंट ऑफ्टन यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड दैट ट्रेवल थ्रू द ग्राउंड, दिज आर कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कहते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं या सुपरसोनिक कहते हैं। तो कहा जाता है इंफ्रासाउंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम पोषण स्तर पर जो है कौन होता है। तो सब जो प्रथम पोषण स्तर है इस पर होता है जो है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुणे में जो है विकसित भारत की पहली सुपर कंप्यूटर जो श्रृंखला है यह कौन सी है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर पूछा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन, परम। जो परम 800 है यह जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यही जो है परम, यह जो है सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है जो पुणे में विकसित की गई थी सीडेक कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल। आपको बताना है कि जो एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम यह क्या होता है। तो यह होता है एथोनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी एथोनिक जो अम्ल है इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एस्टिक अम्ल का। तो एस्टिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम होता है यह होता है एथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जी क्या है, यह जो है गुरुत्वीय त्वरण है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसका आप लोगों को एसआई मात्रक बताना है। सॉरी, क्या कर रहा है, जी का एसआई मात्रक किसका भी एसआई मात्रक है। सॉरी, देखिए जी जो हुआ यह भी क्या है, यह गुरुत्वीय त्वरण है। और जो एक्सेलरेटर होता है ये त्वरण, ये दोनों की जो एसआई यूनिट होती है यह सेम होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, द एसआई यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम एज द एसआई यूनिट ऑफ। तो यह होती है जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण की होती है, कितना होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जी जो है, जी का जो एसआई मात्रक होता है यह होता है त्वरण का। आप लोगों को ध्यान रखना है, त्वरण जी का एसआई मात्रक किसका भी एसआई मात्रक है तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का होता है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किग्रा -2 का, मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम -2 स्क्वायर जो है, आपको बताना है कि इसका एसआई मात्रक किसका है। आपको बताना है
सिंपल इस मतलब कि यह किसका एसआई मात्रक है, तो यह होता है गुरुत्वीय त्वरण का नहीं होगा, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है इसका होता है, यानी कैपिटल जी का होता है। यूनिवर्सल जो जी है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे पर किग्रा स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस चढ़ा दिया है, -2 का पावर है इसलिए यहाँ ऊपर आ गया है, आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। तो जो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पर किग्रा स्क्वायर पूछे या किग्रा -2 का पावर जो लगाया है या ऐसे इस प्रकार लिखे, यह दोनों जो हैं एसआई मात्रक होगा किसका, तो गुरुत्वीय जो स्थिरांक है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है इसी का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैपिटल जी का जो है यह मात्रक होता है। नेक्स्ट है मीथेन, इथेन और ब्यूटेन के जो आणविक सूत्र होते हैं CH4, C2H6, C4H10, आप लोगों को ध्यान रखना है। मीथेन का यह आणविक सूत्र है, इसके साथ साथ एथेन का है और यह ब्यूटेन का है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि इनके जो है सांकेतिक यानी जो एम्पेरिकल सूत्र होते हैं यह क्या होते हैं। तो देखिए जो एम्पेरिकल सूत्र होते हैं कुछ नहीं है, जो कार्बन और हाइड्रोजन का मिनिमम अनुपात होता है। तो सिंपल देख लीजिए, कार्बन मीथेन कितना है C यानी 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो इसका जो सिंपल हो जाएगा कितना हो जाएगा एम्पेरिकल, तो 1:4 हो जाएगा। इसी प्रकार जो इसे आप लोग करेंगे एथेन का, तो इसमें कार्बन 2 है यानी 2 अनुपात यानी संबंध है 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो आप लोग इसे मिनिमम करना है तो 1:3 हो जाएगा। तो 3 यानी 1 कार्बन हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गया, ये इसका एम्पेरिकल हो गया। और इसका देखिए 1 कार्बन और इसका तो ये सिंपल हो गया एम्पेरिकल। लेकिन कहीं मतलब कि कहीं और बुक में जो है जो मीथेन है इसको CH2 से भी डिनोट किया जाता है एम्पेरिकल, आप लोगों को इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब आप इसे निकालेंगे एम्पेरिकल यानी मिनिमम, तो कार्बन 4 है, उसके बाद हाइड्रोजन 10 है, आप लोग इसे मिनिमम कर दीजिए, काट दीजिए, तो 2:5 हो गया, यानी कार्बन कितना हो गया C2H5। ये एम्पेरिकल हो गया, लिखने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा हमारे जो शब्दों में बोल रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है कितना हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका ब्यूटेन का आणविक सूत्र तो इसी प्रकार है, लेकिन जो एम्पेरिकल सूत्र है यानी आप लोगों को मिनिमम करना है सिंपल। तो जब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे जो है CH4 है, तो बिल्कुल इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें देख लीजिए, इसमें जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे CH3 तो ये भी राइट हो जाएगा, उसके साथ ही साथ C4H10 इसका भी यही राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए इसमें 2 ए भी और ए भी आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि देखिए CH जो 4 है इसमें और बुक में जो है CH2 लिखा होता है आणविक द्रव्यमान, तो इसका राइट होगा, यह नहीं होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका ए हो जाएगा, जब इसे आप लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा C1 हो जाएगा और H3 यानी CH3, तो इसका ए हो गया, तो इसमें भी है इसमें भी, इसके साथ ही जब इसे करेंगे तो यह हो जाएगा C2H5, तो यह भी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नहीं होगा, आप लोगों को यह ध्यान रखना है एम्पेरिकल जो सूत्र है मीथेन का जो है यह नहीं लेता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए इसे करेक्ट आंसर माना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है, आपको बताना है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, तो यह है पुराण, महाकाव्य, उपनिषद या जातक कथाएं, तो यह है उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के किस अधिनियम के तहत CBI को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को जो है पकड़ने और अभिभोग चलाने का अधिकार दिया गया है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा अधिनियम है जिसके तहत जो है CBI को वन्य जीवों को यदि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं या पकड़ रहे हैं और उस पर जो है अभियोग चलाने का जो है अधिकार देता है CBI को, है आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम है। वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972, या भारतीय वन अधिनियम 1927, या पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है 1986, या पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। तो यह देता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है यही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से पारिस्थितिकी
तंत्र का अजैविक, देखिए अजैविक यानी एबायोटिक जो कंपोनेंट है आपको बताना है कि कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, सॉइल, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट। तो देख लीजिए कवक, सूक्ष्मजीव, इंसेक्ट, ये कहीं ना कहीं जैविक घटक हैं, यानी इसमें जीव है। किसमें नहीं है? तो मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिट्टी हुआ, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, मतलब कि ये सभी के सभी जो है एबायोटिक कंपोनेंट है, जबकि कवक, फंगी जो है, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी सूक्ष्मजीव, यह बायोटिक कंपोनेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थलों में से सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी आपको बताना है। मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, लोथल की या कलिबंगा की। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था यह था हड़प्पा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोई भी सभ्यता हो यदि अब जिस मतलब जो स्थल सबसे पहले खोजा जाएगा उसी के नाम से वह जानी जाएगी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है आपको बताना है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR, प्रोजेक्टर, हेडफोन या इंकजेट जो प्रिंटर है। तो देखिए OCR जो है यही जो है इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोजेक्टर, हेडफोन और इंकजेट ये सभी के सभी जो है आउटपुट डिवाइस हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OCR। बेकिंग सोडा जिसका जो फार्मूला होता है NaHCO3, इसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि यह जो है किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है बनाया जाता है। जो बेकिंग सोडा है इसका जो फार्मूला होता है यानी कि जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3, आपको यह सिंपल बताना है कि किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है NaCl जब होता है, इसे आप लोग हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl को जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं NaCl कह दिया। देखिए NaCl तो रहेगा जल भी रहेगा, उसके साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ होता है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जब NaCl को जो है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी और अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तब जो है नौसादर यानी NH4Cl बनता है। इसके साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है DVI फर्स्ट किस प्रकार के सिग्नल पास करता है आपको बताना है। न तो डिजिटल और न ही एनालॉग, या केवल एनालॉग सिग्नल, या केवल डिजिटल सिग्नल, या डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल। तो जो है दोनों सिग्नल यानी बोथ डिजिटल और एनालॉग जो वीडियो सिग्नल है दोनों को पास करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की जो है अध्यक्षता की वाली जो है समिति की रिपोर्ट पर आधारित था आपको बताना है। देख लीजिए लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता वाली समिति है, तो आपको बताना है कि कौन था। तो यह था जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता वाली समिति पर जो है रिपोर्ट पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों से रोहिंग्या जो मुसलमान हैं यह आपको बताना है कि मूल रूप से किस देश के निवासी हैं। चीन के, म्यांमार के, नेपाल के या भूटान के। तो यह म्यांमार के, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। आपको सिंपल ध्यान रखना है पहले यही क्वेश्चन कि जो उत्कल दिवस है कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आपको बताना है कि किस राज्य में यह जो दिवस है मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा ppm में क्या है। देखिए आपको बताना है अनुमानित। देखिए अभी फिलहाल जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 400 दिया है, लेकिन वर्तमान में जो है इसकी ppm लगभग 430 के अप्रॉक्सीमेट चली गई है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा ppm में 430 के अप्रॉक्सीमेट चली गई है, लेकिन इन ऑप्शन में सबसे अधिक 400 है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 400 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान जो है अपनी भूमि पर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो है
पेड़ उगाते हैं, आपको बताना है कि वह कौन सा प्रक्रिया है। ट्री फॉरेस्ट्री है यानी वृक्ष वानिकी है, या वन संरक्षण है, या कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री है, या वृक्ष संरक्षण ट्री कंजर्वेशन है। तो यह है कृषि वानिकी, यानी कृषि वानिकी तहत ही जो है किसान अपनी भूमि पर जो है व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ट्री उगाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है प्लास्टिक बैगों के सही उपयोग निपटान के बारे में बिल्कुल सही है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही पूछा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ना। तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि बिल्कुल सही, यानी पूछा है कि कौन सा कथन जो है प्लास्टिक बैगों के सही उपयोग के या निपटान के बारे में सही है। ये कह रहा है कि जो है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग सबसे अच्छे होते हैं। देखिए यहाँ पे लंबे समय दे दिया है, इसलिए जो है बिल्कुल राइट नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है खतरा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, यह तो रंग हो गया। दुकानदारों को ग्राहकों को सामान देने के लिए प्लास्टिक बैग देना कानूनी रूप से जो है अनिवार्य है। देख लीजिए यहाँ पे अनिवार्य लिखा है, तो अनिवार्य नहीं है, बल्कि जो 50 माइक्रोन पॉलीथीन इस पर कई राज्यों में बैन भी है, तो यह नहीं होगा। सी क्या कह रहा है, कचरे को जो है प्लास्टिक बैग में बंद करके नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, कचरे को जो है प्लास्टिक बैग जो बैग है इसी में डालकर जो है फेंकना नहीं चाहिए, इससे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो 100% पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस्तेमाल हुए देख लेते हैं, भी इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक बैगों को जो है आसानी से जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। देखिए आप लोग यदि जलाते हैं प्लास्टिक, तो इससे बहुत सारी विषैली गैसें जो हैं उत्पन्न होती हैं, जो पर्यावरण को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसलिए जलाना नहीं चाहिए। तो राइट आंसर यह भी नहीं होगा, तो बचा कौन, सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो प्लास्टिक बैग में बंद करके इसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मदुरै शहर किस, आप लोग थोड़ा इसे देख लीजिएगा, मदुरै है बिल्कुल सही है। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। द सिटी ऑफ मदुरै इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर, क्यूमम, कावेरी, बैगी या पिन्नार। तो यह है बैगी के किनारे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है किस देश का है, तो आई थिंक सभी को पता होगा, भारत का है, यानी इंडिया का। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वर जो है आईपी पतों को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है, तो यह करता है डीएनएस, डोमेन नाम जो सिस्टम है यही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्टूबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक जो क्षेत्र बैंक हैं इनकी आपको संख्या बताना है कि कितनी है। तो देखिए वर्तमान में 12 बैंक हैं सरकारी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करती है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि हम मुद्रा नोट जारी करती है, तो बिल्कुल जारी करती है। यह सरकारी बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। यह वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी का संरक्षण करती है। यह जो है प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी मार्केट के विकास को बढ़ावा देती है। देखिए इसमें पूछा है कौन कार्य नहीं करती है, तो यह करती है जो सरकारी बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन भी करती है। यह वाणिज्यिक बैंकों को जो है आरक्षित नकदी का संरक्षण करती है, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है, इट इज द कस्टोडियन ऑफ द रिजर्व कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी यह वाणिज्यिक बैंकों को जो है आरक्षित नकदी का संरक्षण का कार्य भी करती है। तो यह भी राइट है। लेकिन जो यहाँ प्रतिभूति बाजार जो सिक्योरिटी मार्केट है इसका जो है बढ़ावा नहीं देखती है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी जो प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है यही नहीं होगा। इसका कौन बढ़ावा देता है, तो यह देती है सेबी, आप लोगों को ध्यान रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में होती है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो यह मुंबई में है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है। तो जो सिक्योरिटी मार्केट है इसका बढ़ावा जो है सेबी करती है, न कि आरबीआई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा प्रसंस्करण का आदान प्रदान करने के लिए डिजिटल नियमों की प्रणाली को क्या कहते हैं, आपको बताना है। प्रोसेस मटेरियल प्रोग्राम कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यह कहा जाता है प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 एम्पियर। देखिए 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर की धारा एक चालक में बह रही है, जिसके सिरों का जो है
जिसको सिरों पर जो है 4 वोल्ट का विभवांतर है, चालक पर प्रतिरोध कितना होगा, यह पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए जो फार्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार V=I/R। आप लोगों को एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। मैं इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस फार्मूले पे। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया है, I दिया है, 2 एम्पियर दिया है बिल्कुल, और 4 वोल्ट का विभवांतर दिया है। तो इसमें R पूछा है, तो R कितना हो जाएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। देखिए 2 बल्ब लगे हैं, जिसमें एक बल्ब जो है अधिक चमकदार है, यानी ज़्यादा ब्राइटनेस है, और दूसरा जो बल्ब है यह लो ब्राइटनेस है। तो आपको बताना है कि इन दोनों बल्बों में से अधिक जो प्रतिरोध है यह किस बल्ब का होगा। तो देख लीजिए जो फार्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार V=I/R, तो I बराबर V/R। यदि R पूछा है, प्रतिरोध पूछा है, तो आप लोग R जब कर लेंगे तो V/I हो जाएगा। तो जब I का मान ज़्यादा होगा तो उसमें जो है प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी करंट जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध जो है कम होता चला जाएगा। वोल्ट जो है इस पर आप लोग ध्यान रखना है, कोई मतलब नहीं जब मतलब कि जो I का, चाहे आप वोल्ट बढ़ाते हैं, इसे मान लीजिए कांस्टेंट है तब, क्योंकि ये जब कांस्टेंट रहेगा तभी। यदि आई का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। तो देखिए 2 बल्बों में से एक अधिक चमकदार है, यानी जो है वह ज़्यादा जो है ओके क्या कहते हैं, ज़्यादा जो है चमकदार है एक, तो उसका जो प्रतिरोध होगा कम होगा। क्योंकि जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। किसी भी मतलब कि जब प्रवाह का विरोध मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो है विरोध करता है जो प्रतिरोध है। तो जो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो जो फ्लो होगा उसका बहुत ज़्यादा कम होगा करंट का, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो ज़्यादा चमकदार होगा यह जो है कम उसका प्रतिरोध होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि अधिक प्रतिरोध किसका होगा, तो जो बल्ब कम चमक रहा है, आप लोगों को इसे ध्यान रखना चाहिए, यानी मंद बल्ब का। तो डिम बल्ब का जो प्रतिरोध है सबसे अधिक होगा, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाता है। तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। जो सोडियम धातु है, यानी जब इसे H2O के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं तो यह NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन हिस्से बनाता है, इसके साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस है यह भी उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मालगुडी नामक काल्पनिक गांव पर आधारित कहानियां लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है, आपको बताना है। जो मालगुडी नामक काल्पनिक गांव पर आधारित कहानियां लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है, तो यह है R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे डैश तरंगे नहीं होती हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ध्वनि तरंगे प्रेशर वेव होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं, इसके साथ ही साथ जो है मैकेनिकल वेव भी होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यह नहीं होती हैं ध्वनि तरंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही जो है रंग है। ध्वनि तरंगे की क्या विशेषताएं होती है, तो इसमें जो है आयाम होता है, तो बिल्कुल राइट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी को शराब में बदलने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है, तो फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहा जाता है। आई थिंक सभी को पता होगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी को शराब में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। मीठे शीतल पेय यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इसका जो मुख्य घटक है यहाँ को बताना है कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ होता है कार्बोनेटेड वाटर, इसका जो मुख्य घटक होता है, न कि HCl न कि फास्फोरिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोनेटेड पानी जो है मीठे शीतल पेय यानी सॉफ्ट जो ड्रिंक है इसका मेन जो है कंपोनेंट होता है, कौन, कार्बोनेटेड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1200 ओम प्रतिरोध वाले बल्ब 220 वोल्ट स्रोत की धारा बह रही है, धारा कितनी बहेगी आपको यह बताना है। देखिए R दिया है और V दिया है, तो इसी फार्मूले की यूज कर लीजिए, V=I/R से। तो इसमें आप लोगों को क्या पूछा है, I पूछा है, तो V/R, तो V दिया है 220, R दिया है 1200। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा जो है लॉजिक गेट सभी इनपुट हाई होने पर जो है लो आउटपुट देता है, आपको बताना है। वह कौन सा जो लॉजिक गेट है जिसमें जो है सभी इनपुट जो है हाई हैं, मतलब कि एक और एक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका आपको बताना है कि जो यहाँ लो देता है यानी 0 0 दे देगा और क्या, तो यह देता है नैंड। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो नैंड गेट है यह जो है लॉजिक गेट, जो नैंड है यह जो है इनपुट हाई होने पर यह
लो आउटपुट प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स सिमोनी ने किया था, जॉब हॉटसन ने, या पॉल एलन ने, या बिल गेट्स ने? तो किया था जॉब हॉटसन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 10 प्रतिरोध पर 140 विभवांतर वाले धारा की कितनी धारा बहेगी? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं इस पर जो है 2 ऑलरेडी क्वेश्चन जो है करा चुका हूँ। तो 10 प्रतिरोध पर 140 विभवांतर वाले 140 वोल्ट विभवांतर लगाने पर कितनी धारा जो है बहेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 14 एम्पियर, 140 एम्पियर, 1400 एम्पियर या 1.4 एम्पियर। प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल जो है अंकलेश्वर, आपको बताना है कि किस राज्य में है? तो यह है जो है गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं होता है? देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है यह 1997 में, आई थिंक, ठीक है, 1997 में यह कहाँ पर होता है? जापान में। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें अप्रॉक्सीमेट 183 देश भारत समेत जो है हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन जो इसको नहीं हस्ताक्षर करता है वह है यूएसए यानी अमेरिका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं होता है? तो यूएसए पर नहीं लागू होता है। दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के पास कौन सी राष्ट्रीय जो जलमार्ग है जो कृष्णा गोदावरी नदियों से होकर जाती है? तो यह है नेशनल हाईवे वाटर संख्या जो 4 है यहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेशनल वाटर जो 1 है यह होता है जो प्रयागराज से, जिसे अब चेंज कर दिया गया है प्रयागराज, पहले क्या था इसका? इलाहाबाद नाम। यह जो है हल्दिया, यह नेशनल वाटर वे नंबर 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल वाटर संख्या जो 4 है यहाँ, जो कृष्णा गोदावरी नदियों से होकर जो बहती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के पास है। बैट फाइल एक्सटेंशन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बैच फाइल्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल है? आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो रो होता है, कॉलम होता है, सेल होता है, तीनों होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है प्लेटो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो प्लेटो हैं रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। आप लोग कमेंट, सॉरी एक और क्वेश्चन है क्या यार? चलिए लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट है। 50 क्वेश्चन ही कराता हूँ, हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गया हो। सिस्टेमा न्यूचरे पुस्तक स्वीडिश वनस्पतिविद ने लिखी है, आपको बताना है। चलिए इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 51। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो सिस्टेमा न्यूचरे है, यानी सिस्टेमा जो न्यूचरे बुक है यह किसके द्वारा जो है लिखी गई है? जो है यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह स्वीडिश बोटेनिस्ट थे। आप लोग इसी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो करेक्ट आंसर कर लेंगे। जैसे कि ये है अंडर्स हार्ड डै है डल, ये क्या लिखा है यार? DHAL, माफ कीजिएगा मुझे। कार्ल लिनियस या कार्ल पीटर थनबर्ग या गोरान रोथनम? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 2 क्वेश्चन, जिससे कि मैं आप लोगों को एक दिया था एम्पियर वाला, कितना एम्पियर धारा बहेगी, और इसके साथ ही 51 क्वेश्चन आप लोग जरूर बताएं। देखिए मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब तक एग्जाम होगा, चाहे मार्च अप्रैल हो चाहे जब हो, बात अलग है, लेकिन आप लोग अगर इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो एग्जाम से पहले जो है आते आते मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है जाएंगे तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फंसेंगे ही फंसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर हाँ कोई भी क्वेश्चन मुझसे अगर गलती हो गई हो पढ़ने में या गलती बताने में हो गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और मैं उसे जो है अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।